प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10 विषय गणित अध्याय सांख्यिकी को अध्ययन कराने के लिए प्रथम कक्षा में उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व हमने आप गणित की रचनाओं के बारे में अध्ययन कराया था। उसी के बाद आज ये गणित की प्रथम कक्षा है सांख्यिकी की। इसमें हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम आपको अध्ययन कराएंगे। यह शिक्षण बिंदु सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी की परिभाषा और सांख्यिकी के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। नंबर 2, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इनको आप पिछली कक्षाओं में 6, 7, 8, 9 में भी अध्ययन किया है, उसी का हम फिर से आपको रिवीजन कराएंगे। नंबर 3, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ 3 विधियां दी हैं। उन तीनों विधियों के आधार पर, सूत्रों के आधार पर प्रश्नों का हल कराएंगे। नंबर 1, कल्पित माध्य। नंबर 2, वैकल्पिक या एज्यूमिंग या पगबाधा विधि के द्वारा हम वर्गीकृत आंकड़ों का अध्ययन कराने जा रहे हैं। आइए प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चलें। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है। गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत असंग्रहित आंकड़ों को संग्रहित आंकड़ों में बदलकर सूचना प्राप्त करते हैं। जो आंकड़े असंग्रहित होते हैं उनको संग्रहित करके सूचना हम प्राप्त करते हैं। अब आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह जो कुछ सूचनाओं देने के लिए एकत्र किए जाते हैं। एकत्र कैसे किए जाएंगे? आंकड़ों को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्र करते हैं। आंकड़ों का एकत्र करना, हमें ये उद्देश्य होना चाहिए कि इस उद्देश्य के लिए आंकड़ों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया गया है। आंकड़े कैसे एकत्र करते हैं? आंकड़े समाचार पत्र, जो अखबार आप पढ़ते हैं, पत्रिकाओं, जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। पूर्व समय में इसका बहुत उपयोग किया जाता था। विज्ञापनों के माध्यम से, विज्ञापन जो निकलते हैं अखबार के माध्यम से, उसके माध्यम से। दूरदर्शन आदि, दूरदर्शन टेलीविजन जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से आंकड़े प्राप्त करते हैं। मूल रूप से एकत्र किए गए आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं। जो हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं वो व्यवस्थित नहीं होते हैं, वो अव्यवस्थित होते हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से आंकड़ों को हम एकत्र करते हैं। जैसे रेडियो से एकत्र कर लिया, अखबार से कर लिया, टेलीविजन दूरदर्शन से कर लिया। तो आंकड़े कैसे होते हैं? व्यवस्थित नहीं होते, अव्यवस्थित होते हैं। तो उनको पहले हमारा उद्देश्य है आंकड़ों को एकत्र करना, तो हम उनको अव्यवस्थित होते हैं। इनको उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, जैसे किसी को कुछ बनाना है, देखना है, तो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आंकड़ों को हम उनको व्यवस्थित करेंगे। तो वही मैंने लिखा है, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करना पड़ता है। दैनिक जीवन में संख्याओं की सारणी के रूप में वस्तु और उनके मूल्य, सारणी के रूप में वस्तु और उनके मूल्य, वस्तु की कौन सी वस्तु है, उसका क्या मूल्य है। दूसरा ये हमने लिखा है रेल के आने जाने का समय। आपने रेल की यात्रा की होगी तो उस पर देखा होगा कौन सी ट्रेन किस समय आ रही है, तो एक सारणी सूचना दी होती है, उस सारणी के माध्यम से सूचना दी होती है। ऐसे ही बस से यात्रा जब आप करते हैं दैनिक जीवन में, ये स्वाभाविक इन चीजों को करना, तो वहां पे बस का आना और जाना दिया होता है, उसके लिए भी बस स्टैंड पे एक सारणी बनी होती है। इसी प्रकार से आपने अपने क्लास में जब जाते हैं तो आपके कक्षा अध्यापक आपकी क्या लेते हैं? सबसे पहले उपस्थिति लेते हैं। तो काय पे लेते हैं? रजिस्टर बनाते हैं। और रजिस्टर बना के जब आपकी वार्षिक परीक्षा हो जाती है तो कितने दिन विद्यालय लगा है,
कितने दिन आपको उपस्थित हुए हैं आप, तो सब उनके पास क्या आ जाता है, वो सब उनके पास आंकड़ा आ जाता है। फिर आपको उसकी रिजल्ट कार्ड के रूप में आपको दिया जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं, आज देखा हुआ ये सारियां हमें आंकड़े उपलब्ध, जो भी सारी हैं, जो भी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे आपका उपस्थिति जो रिजल्ट कार्ड मिलता है उस पर भी आपका बना होता है, ये सब क्या होती है, यही सब आंकड़े प्रदान करती हैं। इस तरह से आप देखें कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी के माध्यम से ये बताता है कि आपको 8 घंटे निद्रा, 6 घंटे स्कूल, 3 घंटे गृह कार्य, 3 घंटे पढ़ाई करेगा घर पर स्वाध्याय और 4 घंटे खेलेगा। तो ये क्या है, ये शिक्षक एक शिक्षार्थी को, अपने विद्यार्थी को समझाता है, पूरे 24 घंटे का रूटीन बताता है। इस प्रकार से सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी एक गणित की शाखा है जिसके द्वारा असंगणित आंकड़ों को संग्रहित आंकड़ों में व्यवस्थित किया जाता है, बदल दिया जाता है। उनसे सूचना जो प्राप्त होती है वो कैसी होती है, गणितीय होती है, अंकों में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, नंबर 2। वही नंबर 2 है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब, केंद्रीय मतलब मिडिल, सेंट्रलाइज, सेंटर बीच का बिंदु होता है, उसके इर्द गिर्द दोनों दिशाओं में आगे भी होंगे पीछे भी होंगे, अर्थात उस बिंदु के चारों ओर आंकड़े होते हैं, उसको केंद्रीय बिंदु कहते हैं। अर्थात जो हमें आंकड़े विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होते हैं, प्राप्त किए गए आंकड़े होते हैं, प्राप्त किए गए आंकड़ों में एक ऐसी संख्या होती है जो समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। समस्त आंकड़े उस आंकड़े के इर्द गिर्द होते हैं, वो केंद्रीय बिंदु होता है, केंद्रीय आंकड़ा होता है। यह संख्या प्रायः समूह के मध्य में भी हो सकती है या उसके पास की संख्या भी हो सकती है, या तो वो संख्या समूह के मध्य में होगी या उन संख्याओं के पास, किसी भी संख्या के पास होगी समूह में। इसी संख्या के आसपास सभी आंकड़े वितरित होते हैं। जो आंकड़ों की इस प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। आंकड़ों की ये जो वितरण की व्यवस्था है इसी को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। तथा वह संख्या माध्य जिसके आसपास सभी आंकड़े वितरित होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। उसकी माप क्या कहलाती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 प्रकार की होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो प्रायः 3 प्रकार की होती है। वो नंबर 1 समांतर माध्य, पहला है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। इस प्रकार से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को प्रायः हम पिछली कुछ कक्षाओं में अध्ययन भी करके आए हैं, जिसमें प्रथम बिंदु है समांतर माध्य। इस बिंदु का हम पिछली कक्षाओं में अध्ययन करते आए हैं, टैली चिन्ह है। इस प्रकार से समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, प्रश्न नंबर 1 हम लेके देखते हैं और समांतर माध्य का ज्ञान आपको कराते हैं। जैसे कुछ संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी संख्याएं हैं, इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का जो हम पिछली कक्षाओं में अध्ययन करके आए हैं, दिए गए पदों की संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या का भाग देते हैं, समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। यह पिछली कक्षाओं दिए गए पदों की संख्याओं का योग, पदों की संख्याओं का हम योग करते हैं और दिए गए पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उसका दिए गए पदों की संख्या के योग में हम भाग दे दें तो समांतर माध्य ज्ञात
होता है। जैसे यहाँ पर हम इस प्रश्न का हल निकालेंगे। समांतर माध्य का हम यहाँ सूत्र ये है, एक्स बार इज इक्वल टू दिए गए पदों का योग बटे दिए गए पदों की संख्या। यहां पे दिए गए पदों का योग 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 पदों की संख्या यहां देखें कितनी है, 1 2 3 4 5। यहां 5 का इसमें भाग लगाएंगे, इजिकल टू 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बटे 5 अर्थात इजिकल टू 5 15 3 आता है। अर्थात इस तरह से ये हम पिछली समांतर माध्य को पिछली कक्षा में हम पढ़ के आए। आगे हम अगली उसमें वर्गीकृत आंकड़ों में तृतीय बिंदु में इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए तृतीय शिक्षण बिंदु की ओर चलें। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। जो आंकड़े वर्गीकृत रूप में दिए होते हैं उन आंकड़ों को माध्य ज्ञात करने के 3 तरीके हैं, 3 प्रोसेस हैं, 3 विधियां हैं। उन 3 विधियों से आंकड़ों का माध्य ज्ञात किया जाएगा। वो 3 विधियां कौन सी हैं? नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दूसरी विधि है कल्पित विधि। कल्पित विधि का अर्थ यह है कि इसमें कुछ चीज की कल्पना की जाएगी और उस कल्पना के आधार पर माध्य ज्ञात किया जाएगा। उसका यह सूत्र है एक्स बार इजिकल टू ए का अर्थ है एज्यूम। इसको एज्यूम किया जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कहीं पर सिग्मा को समेशन भी कहा जाता है, उसमें कोई अर्थ अलग नहीं है, उसका अर्थ एक ही है, चाहे सिग्मा कह दे चाहे समेशन कह दे। अभी हम उसका उपयोग करके देखेंगे। नंबर 3 पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्या होती है? पग विचलन विधि से एक्स बार इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई होल इंटू एच का प्रयोग करके, अर्थात वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियां अपनाई गई हैं। तीनों विधियों का हम उपयोग करके देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि चाहे प्रत्यक्ष विधि को अपना लिया जाए, चाहे कल्पित विधि को अपना लिया जाए और चाहे पग विचलन विधि से प्रश्न का हल निकाला जाए, तीनों विधियों से प्रश्न का हल, प्रश्न का उत्तर एक ही प्राप्त होता है। ये हम आइए करके देखते हैं। तो प्रश्न नंबर हमने प्रथम लिया है ये प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि का सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन है इसको उतारा है, इसको लिया है। प्रत्यक्ष विधि से हल कैसे करेंगे? ये हमारा सूत्र है, मुख्य सूत्र है एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सूत्र को सबसे पहले इसलिए रखते हैं कि इसे हमें ज्ञात होना है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, सूत्र में किन किन चीजों की आवश्यकता है, उसी को हम यहाँ पे हल करके देखेंगे। यह प्रश्न है हमारा सी आई का मतलब है क्लास इंटरवल, अर्थात इसकी वर्ग अंतराल है 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से 40, 40 से 50। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और वर्ग अंतराल की जो बारंबारता जिसे हमने लिखा है एफ आई के माध्यम से प्रदर्शित की है,
इसकी बारंबारता 2, इसकी बारंबारता 6 और इसकी बारंबारता 3 और 30 से 40 की बारंबारता 5 और 40 से 50 की बारंबारता 4। ये प्रश्न में आपको दी हुई होगी। प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए हमें xi का मान ज्ञात करना होगा। xi का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्लास इंटरवल का ध्यान रखना होगा। क्लास इंटरवल में देखेंगे 0 + 10/2 अर्थात 0 + 10/2 अर्थात क्लास इंटरवल का आधा। 10 का आधा कितना होता है? 5। ये 5 आएगा। इसी प्रकार से 10 + 20 30 होगा। 30 का आधा आएगा 15। यहां पे 15 होगा। ध्यान से देखेंगे क्योंकि इन्हीं चीजों का आगे भी हम उपयोग करेंगे। यहां पे देखें 20 + 30 = 50। 50 का आधा होता है 25। ये xi निकल के आ रहा है। 30 + 40 70 होता है। 70 का आधा होता है 35 35। ये 35 आ गया। यहाँ पे 40 + 50/2 90। 90 का आधा होता है 45 45। यहाँ पर हमने देखा हमने xi को ज्ञात कर लिया है। xi को ज्ञात करने के बाद हम fi × xi ज्ञात करेंगे। fi xi को ज्ञात करने के लिए आप देखें तो ये है। ये देखिए ये कितना होगा? 5 10 होगा। 5 का दूना 10। इसका उत्तर होगा 15 का गुणा 6 में करेंगे कितना होगा? 90 90 होगा। 25 का 3 में करेंगे 75 75 होगा। और 35 का 5 में करेंगे 175 होगा। 175 ये मान प्राप्त हुए। 45 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मान प्राप्त आता है। 180। इस प्रकार से हमने fi और xi का गुणा कर लिया है। अब हमें सूत्र के माध्यम से सिग्मा fi xi का मान ज्ञात करना अर्थात इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए यहां पर सिग्मा समेशन fi xi = इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने से 0 5 10 0 और इसको जोड़ने से यहां आएगा 10 3 और ये आएगा 5। 530 जोड़ने से आया सिग्मा fi या समेशन fi। ये होगा समेशन fi = इनको जोड़ेंगे 2 6 8 8 और 3 11 11 16 और 4 20। ये आपका सूत्र के माध्यम से हम इसमें मानों को रखेंगे = सिग्मा fi xi का मान है 530। 530 यहां लगाएंगे बटे सिग्मा fi का मान है 20। 0 से 0 काट देंगे। यहां पे आपका मान आएगा 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4 और 2 6 12 बचा 2 पंचे 10 अर्थात हमने यहां प्राप्त किया है प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा x बार = सिग्मा fi xi सिग्मा fi का मान 26.5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अब हम अगले प्रश्न का माध्य ज्ञात करने का यह द्वितीय तरीका कल्पित विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। x बार = a + समेशन fi di समेशन fi। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। ये वही क्वेश्चन है। इसको इस तरह से xi को ज्ञात करेंगे। इसका आएगा 5
इसका आएगा 15, इसका आएगा 25, ये 5 है, और ये आएगा 35, और ये आएगा 45। डी आई, यहाँ पे डी आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे ए को ज्ञात करेंगे, ये होगा मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट। डी आई इजिकल टू 25 एक्स आई माइनस ए, 25 माइनस 5 माइनस ये आएगा -20, ये आएगा -10, ये आएगा, यहां 25 में से 25 जाएगा 0, 35 से 25 जाएगा 10 प्लस का, और 45 से 25 जाएगा तो ये आएगा आपका 20। एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई अर्थात इसका मल्टीप्लाई होगा, -40 -60, ये 0 होगा, 50 प्लस का 80, 20 चौका 80। अब यहां पे ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। देखिए प्लस का आएगा, माइनस के होंगे 100 और प्लस के होंगे 130। यहां पे समेशन करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई इजिकल टू, इसका मान होगा 30, प्लस के 30 आएंगे। एफ आई का मान सिग्मा एफ आई इजिकल टू 20, ये मान सब इसमें लगा देंगे। ए का मान है 25 प्लस एफ आई डी आई का मान 30, एफ आई का मान 20, 0 से 0 कट जाएगा, इजिकल टू 25 धन 3/2 का मान होता है 1.5, 1.5, इसका मान आ जाएगा 26.5। जैसा कि आपने देखा कि प्रत्यक्ष विधि से भी मान 26.5 आया था और कल्पित विधि से भी यही मान प्राप्त होता है। नंबर 3, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र हमने लिखा है a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। यहां पर इतना भाग कल्पित माध्य से है, ये h हमने और जोड़ा है, तो कल्पित माध्य हमने जो निकाला था, यहाँ पे हमने एफ आई इजिकल टू 20 और एक्स आई का मान निकाल लिया था, ए का मान ज्ञात कर लिया था, यू आई का मान हम यहां से ज्ञात करेंगे। यू आई इजिकल टू डी अपॉन एच। एच का अर्थ है क्लास इंटरवल में बदलाव, अर्थात 0 से 10 यानी 10, 10 से 20 10 का अंतर है, 10 से 30 10 का अंतर है, 10 से 30 से 40, अर्थात h हाइट जो है वो 10 आती है। तो यहां पर ui ज्ञात करने के लिए d अपॉन एच को ज्ञात करने के लिए d का मान है 20, h का मान है 10, तो -20/10 इजिकल टू -2। इस प्रकार से ये -1, ये 0 और ये 1 और ये 2, इस प्रकार से डी यू आई का मान हमने प्राप्त कर लिया। यू आई एफ आई इंटू यू आई, एफ आई का ये है यू आई -4 -2 इंटू 2 -1 इंटू 6
-6, यहाँ पर 0, 1 इंटू 5, 5, 2 इंटू 4, 8। यहाँ देखें ये माइनस का 10 आता है और ये प्लस का 13 आता है। यहाँ सिग्मा समेशन या सिग्मा FI UI इज इक्वल टू 3 प्राप्त होता है। इस पग विचलन विधि में जो सूत्र दिया है हमने ज्ञात किया है उसमें इसको रख देते हैं, इज इक्वल टू 25 ये दिया हुआ है प्लस FI UI समेशन दिया है 3 अपॉन F ये 20 इंटू H का मान 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 25 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 26 26.5। यहां हमने ये देखा कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य तीनों विधियों से एक ही प्राप्त होता है, जिसका मान 26.5 प्रत्यक्ष विधि से भी, कल्पित विधि से भी, पग विचलन विधि से भी, तीनों विधियों से इस माध्य का मान इतना ही प्राप्त होता है। आज आपने प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पग विचलन विधि के द्वारा जो अध्ययन किया है उसी में एक प्रश्न हमने आपको दिया है गृह कार्य के लिए। यह प्रश्न इस प्रकार से है, देखें आप, ये क्लास इंटरवल है, ये FI है बारंबारता, इसके अब ये है, इसकी ये बारंबारता, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, और ये इस तरह से बारंबारता दी है। तो प्रत्यक्ष विधि से इसका मान ज्ञात करेंगे। आशा है आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से ज्ञात कर लेंगे। अगली कक्षा में आप बहुलक को आंकड़ों विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं उसको थोड़ा सा अध्ययन करके आएंगे, जिससे आपको कल हम कक्षा में बताएंगे तो आप आसानी से उसको समझ भी सकते हैं। आज की कक्षा का यही समापन होता है। आशा करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को समझा है और इनको अच्छी तरह से गृह कार्य के रूप में करके लाएंगे। धन्यवाद।